गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले पाठ 1 सत्ता की साझेदारी पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया था। अब हम पाठ 2 संघवाद पढ़ेंगे। इसका मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। मतलब संघीय शासन अंदर बहुत सारी इकाइयों में बंट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती है। जहाँ पर एक सरकार होती है जिसका एक ही शासन चलता है। हमारे देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था या इसमें जो होता है एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहता है, उसके अधीन ही सभी कार्य करते हैं। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता को सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि संघ अथवा संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। तो जो भी काम केंद्र और जो उस राज्य की सरकार होती है तो उसके बीच में जो बंटवारा कर दिया जाता है कि केंद्र की सरकार क्या क्या कार्य देखेगी और राज्य की सरकार क्या क्या कार्य देखेगी, उसे संघ अथवा संघवाद कहा जाता है। उसके बाद मेन पॉइंट इसमें है कि समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मतलब जब कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों के बीच में टकराव होता है कि हमारा जो नियम है वो सही है, केंद्र सरकार ये बोलती है और राज्य सरकार ये बोलती है कि हमने जो बनाया है वो सही है। तो ये दोनों के बीच टकराव होता है, फिर एक समवर्ती सूची बनाई जाती है। तो उससे उसके केंद्र सरकार ही मतलब उस नियम को लागू करती है, राज्य सरकार को हटा दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हमारे भारत में जो भारतीय संघ का गठन हुआ है वो अपनी संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। उसके बाद एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियों का केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होती है। मतलब एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार को दे दी जाती है और केंद्र सरकार ही उसकी अपनी इच्छा अनुसार नियम कानून बनाते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। जो संघ सूची में है उसमें ये सब विषय बताए गए हैं। और राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। समावर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साक्षी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब ये सब जो है वो समावर्ती सूची में आते हैं। उसके बाद असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के कुछ प्रावधानों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। मतलब इनको एक विशेष तरह की मान्यता दी गई है, विशेष शक्तियाँ दी गई है जिसका लाभ ये उठाते हैं, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। बाकी राज्यों में अलग नियम है और इन राज्यों में अलग नियम है।
संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपने जीवन यात्रा शुरू की। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। 2011 की जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करवाया है। उसके बाद सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। राज्य पुनर्गणना आयोग की रिपोर्ट को 1956 में लागू किया गया था। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन व लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। इसमें चुनाव कराया जाता है जिसमें 36 लाख लोग भाग लेते हैं। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, संघवाद क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। इसे संघवाद कहा जाता है। यह संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार अथवा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है, उसे संघवाद कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं? इसका उत्तर है, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहला है संघीय सूची, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानूनों के आमने सामने होने से केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संघीय सरकार की शक्तियाँ किस प्रकार विभाजित की गई हैं? इसके बाद अगला प्रश्न के उत्तर हैं, संपूर्ण देश के हित में संविधान मुद्दे जैसे कि रक्षा, विदेश मंत्रालय, डाक तथा तार इत्यादि केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय महत्व से संबंधित मुद्दे राज्य सरकार को दिए गए हैं। बाकी नए मुद्दों पर कोई भी कानून बना सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संघीय सूची का क्या अर्थ है? संघीय सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों की एक सूची है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघीय सूची में संपूर्ण देश से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि रक्षा, वित्त, विदेश, बैंकिंग, डाक तथा तार इत्यादि। इन मामलों पर केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। उसके बाद राज्य सूची का क्या अर्थ है? राज्य सूची स्थानीय एवं प्रांतीय महत्व के विषयों की एक सूची है जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। स्थानीय महत्व के विषय इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। राज्य सरकारें केवल उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं। उसके बाद अगला है, समवर्ती सूची का क्या अर्थ है? समवर्ती सूची ऐसे विषयों की एक सूची है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों साझा हित शामिल हैं। वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन इत्यादि जैसे विषय इसमें शामिल हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों इन विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु अगर दोनों सरकारों द्वारा बनाए कानून आमने सामने हो जाए तो राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाता है और केंद्र सरकार का कानून साथ होता है। अगला प्रश्न, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण की क्या आवश्यकता है? तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 121 करोड़
2011 की जनगणना के अनुसार है ये। केंद्र तथा राज्य सरकार के लिए देश के बड़े आकार के कारण यह मुश्किल नहीं है कि प्रत्येक गांव और शहर का ध्यान रख सकें। ये बहुत ही मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रशासन की शक्तियों का ऊपर से नीचे तक विभाजन किया गया है ताकि लोगों को भलाई के लिए कार्य कर सकें। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था? भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए 1992 में संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसमें उपरोक्त स्थानीय स्व सरकारी को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था के दो अथवा अधिक प्रकार की सरकारें होती है, इस कथन की व्याख्या करें। संघवाद सरकार की एक व्यवस्था है कि जिसमें संपूर्ण शक्तियों का केंद्र तह से बनाए हुए घटकों को विभाजित किया जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण राष्ट्र पर शासन करती है तथा उसके घटक अलग अलग राज्य होते हैं जो राज्यों पर शासन करते हैं। इसलिए ही संघीय व्यवस्था में दो अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं। अब अगला प्रश्न है, संघवाद में कितने प्रकार की सरकारें होती हैं? तो संघवाद में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। संघवाद कितने प्रकार का होता है? तो संघवाद दो प्रकार का होता है। संघ आकार संघ बनाया गया है और इस तथा साथ लेकर संघ बनाना। आंसर एक बार फिर से देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक साथ आकर संघ बनाना और एक साथ लेकर संघ बनाना। अगला प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाने का क्या अर्थ है? इस प्रकार के संघ में केंद्र तथा राज्य दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ लेकर संघ बनाने का क्या अर्थ है? इस प्रकार के संघ में केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए है भारत। भारत में भाषीय आधार पर निर्मित 4 राज्यों का नाम लिखिए। तो ये राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न है, संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम बताएं जिसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। एक केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संघ समवर्ती सूची। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय संरचना के नाम बताइए। गांव के स्तर पर पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला के स्तर पर जिला परिषद। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं उसको। 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 73वां संवैधानिक संशोधन 1952 में हुआ था। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। स्थानीय सरकार में औरतों के कितने स्थान आरक्षित हैं? इसका उत्तर है, स्थानीय सरकार में 1/3 स्थान औरतों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को मेयर कहते हैं। इसके अलावा भी अगर अतिरिक्त क्वेश्चन अभी और आता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप इतना ही कीजिए और बाकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इतना आप कॉपी में ज़रूर लिख के रखिएगा।